Hello everyone, welcome back to my channel Biotactics. Today in lecture 5 of cell biology, we will read the NCERT thoroughly and solve some practice question. So let's begin. इस साल ने 2025 में जो चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं और ऑथर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी किसकी स्टडी है? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड appearance only brought out the diversity. It is the cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of the form. जब हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखते हैं सेल के फॉर्म का, बायोलॉजी का, तब हमको बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी के बारे में समझना पड़ता है। अब ये डाइवर्सिटी किसकी वजह से आई थी? सो इट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. जब हम ये इस यूनिट की बात करते हैं तब सबसे पहले इस यूनिट में हम जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो हमको बताता है सेल, दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इस चैप्टर में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। ठीक है। द मिस्ट्री was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomenon to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate. जब हमको ऐसी कुछ चीज़ें पढ़नी होती है तब हमको फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को भी समझना होता है। इसके लिए हम फिजियोकेमिकल अप्रोच यूज़ करते हैं और सेल फ्री सिस्टम्स यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दिस अप्रोच एस्टैब्लिश बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इस अप्रोच के लिए हमको लिविंग टिश्यू या कंपाउंड्स की एनालिसिस करनी पड़ती है जो कि हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दिस कंपाउंड डूइंग इनसाइड द सेल। आपको ये भी पूछ सकता है कि ये सारे कंपाउंड सेल के अंदर करते क्या है, and in what way they are carry out gross physiological process like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. In other words, we can answer the question what is molecular basis of all physiological process. It can also explain the abnormal process that occur during any disease condition. So the physiochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. जो फिजियोकेमिकल अप्रोच है मतलब फिजिकल और केमिकल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। द कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तब हम कुछ फिजिक्स की कुछ केमिस्ट्री की भी टेक्निक्स समझते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद ही हमको बायोलॉजी समझ में आती है। जैसे इस यूनिट में हम बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे जो कि तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब देखो, अब ये ऑथर के बारे में बताया G.N. रामचंद्रन। ठीक है, an outstanding figure in the field of protein structure was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. His discovery was that of the triple helical structure of collagen published in Nature in 1954 and analysis of the allotted conformation of proteins through the use of Ramchandran plot rank among the most outstanding contribution इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, इससे इन्होंने हमको प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था कोलेजन का, जो कि पब्लिश हुआ था इन ईयर 1954। ठीक है, ये बॉर्न हुए थे ऑन 18 अक्टूबर इन 1922 इन अ स्मॉल टाउन ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनके जो फादर थे वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के एट अ लोकल कॉलेज। After completing his school years, Ramchandran graduated in 1942 as the top ranking student in BSc Honours Physics course of the University of Madras.
ठीक है। रामचंद्रन मेट लिनस पाउलिंग एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर किसने दिए थे। ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय लिनियस पाउलिंग। और ये पास हो गए थे एट द एज ऑफ 78 ऑन 7 अप्रैल 2001। तो कई बार ना जो इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रामचंद्रन प्लॉट किसने यूज किया था या किसने स्टडी किया था, या उससे किसने कोलेजन का स्ट्रक्चर पब्लिश किया था। और जब उसके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो इनका भी एक नाम होता है। ठीक है। सो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे तो मैंने तुमको सब पढ़ा दिया है, बस एक बार तुमको एनसीईआरटी रीड करवा के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है। सी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने तुमको बताया था कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, राइट। अब देखो, व्हेन वी लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम हमारी एनवायरनमेंट में देखते हैं तब हमको दोनों लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दिखती हैं। You must have wondered and asked yourself what is that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has. जब हम हमारी इन्वायरमेंट में देखते हैं तब तुमने कभी ना कभी खुद से एक क्वेश्चन पूछा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, या एक कौन सी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग के पास नहीं है। ठीक है। सो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट रहेगा तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग रहेगा, और अगर किसी में सेल प्रेजेंट नहीं रहेगा देन दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नॉट लिविंग। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कंपोज रहते हैं सेल के। कुछ कंपोज रहते हैं ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। while अदर्स, अगर वो कंपोज्ड हैं बहुत सारे सेल्स का, तब हम उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। समझा यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेल। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of shell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. अब इस पैराग्राफ में हमको क्या बताया गया है, सी, इसमें हमको ये बताया गया है कि सेल क्या है। अब तुमने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज्ड हैं, वो एबल है ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो सेल प्रेजेंट है ना, और एक अगर एक सेल भी प्रेजेंट हुआ तो वो अपनी लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर सेल नहीं प्रेजेंट रहा, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल से नीचे कुछ भी नहीं रहा, सो इट डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल देखते हैं। तो एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट लिविंग सेल। किसने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट लिविंग सेल? एंटोन वॉन लिवेनहॉक। और रॉबर्ट ब्राउन ने लेटर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। मैंने तुमको ये भी बताया था कि डेड सेल हमको रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में बताया था। लिख लेना साइड में तुम्हारी एनसीईआरटी में। क्या बताया था रॉबर्ट हुक ने? डेड सेल।
ठीक है। अब चलो सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। In 1838, Matthias Lieden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that plants are composed of different kind of cells which form a tissue. 1830 में स्लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया था और उन्होंने ये देखा था कि प्लांट्स कंपोज्ड है अलग अलग सेल्स के जो कि फॉर्म करते हैं टिश्यूज। हमको पता है टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। इसी सेम टाइम पे थियोडोर शॉन ने स्टडीड किए थे different type of animal cells. See, in 1839, Schwann studied different type of animal cells और उन्होंने बताया था कि उनके पास थिन आउटर लेयर रहती है जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ये अभी करेक्शन हो गया कि ये जर्मन जूलॉजिस्ट है, नहीं तो पुरानी एनसीईआरटी में तुम लोग देखोगे तो वहां पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, उन्होंने इसके बाद एनिमल सेल को स्टडी करने के बाद प्लांट सेल भी पढ़ा था और उन्होंने ये बताया हमको कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell. इसके बाद शॉन ने हमको ये बताया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज हैं ये बनी हुई हैं सेल्स की और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की। सो स्लीडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, बट उनका एक डिमेरिट था कि वो हमको ये नहीं बता पाए हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड। ठीक है। फिर 1855 में रुडोल्फ वर्चो आए और उन्होंने हमको बताया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में हमको बताया न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड शॉन टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, और इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। इन्होंने बताया कि सेल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ सेल। देखो, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड इन एन ओनियन पिल एंड और ह्यूमन चिक सेल। अगर तुम ओनियन पिल का सेल देखोगे जो कि टाइपिकली एक प्लांट सेल है और ह्यूमन चिक का सेल देखोगे जो कि एक एनिमल सेल है। सो जब हम ओनियन सेल की बात करें, क्योंकि वो एक प्लांट सेल है तो उसमें सबसे बाहर तुमको डिस्टिंक्ट सेल वॉल मिलेगी एज इट्स आउटर बाउंड्री, और उसके अंदर तुमको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। पर अगर तुम सेल ह्यूमन चिक सेल देखोगे जो कि एक एनिमल सेल है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। फिर जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो हमको मिलता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। ईच सेल is a dense membrane bound structure called nucleus. Inside each cell is a dense membrane bound structure that is called nucleus. और ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है। अब देखो, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर रहते हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, वेरएज सेल जो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एवरीथिंग क्लियर? In both eukaryotic and prokaryotic cell, a semifluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. जब हम दोनों प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तब दोनों में ही हमको एक सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स दिखता है सेल के अंदर जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर देता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन area of cellular activities. Cytoplasm क्या है? It is the main area of cellular activities in both plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ताकि वो सेल को उसकी लिविंग स्टेट में रख पाए। ठीक है। अब beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structures called organelles. न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और भी दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। पर प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी हमको
नहीं मिलता है। फिर राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है जो कि हमको बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में दिखता है। जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स सॉरी विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलते हमको राइबोसोम, प्लांट सेल में हमको क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो एनिमल सेल्स हैव अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। जब हम एनिमल सेल को देखते हैं तो उसमें हमको एक और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखता है जो कि है सेंट्रोसोम। दे हेल्प इन सेल डिवीजन, प्लांट सेल में नहीं दिखता है। ठीक है, सेल डिफर करते हैं ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज। बहुत डिफरेंट रेंज के हमको सेल मिलते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक। जैसे तुम स्मॉलेस्ट सेल की बात करो तो माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल जो बैक्टीरिया हैं दे कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। जो बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के रहते हैं। फिर द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर तुम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करो सो जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं ये अबाउट 7 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर में। फिर अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ये है नर्व सेल्स। ठीक है, फिर सेल्स वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के, जैसे वो हो सकते हैं डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक या फिर इवन इरेगुलर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, दैट द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब सेल का शेप क्यों डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, क्योंकि हर सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए वजह से उनके शेप साइजेस ये सब वेरी करते हैं। अब देखो इन डायग्राम्स को ध्यान से देखो क्योंकि अब डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका शेप कैसा है, राउंड एंड बायकॉन्केव। इनका डायमीटर क्या है, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर जब हम व्हाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं सो दिस आर अमीबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, फिर नर्व सेल ये लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, ये ब्रांच्ड है। फिर ये ट्रैकिड है, ये कैसा है, एलोंगेटेड। और ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये राउंड एंड ओवल। समझ गए यहाँ तक, एवरीथिंग क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे अब हम लोग। देखो अब जब तुम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हो तब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन रहते हैं। सी द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपी एलो दैट इज फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली स्मॉलर रहते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। फिर 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस स्पेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल। समझ गए यहाँ तक। अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की इट इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। All the prokaryotes have cell walls surrounding the cell membrane except mycoplasma। फिर सब में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है हमको, साइटोप्लाज्म। ये भी अभी मॉडिफाइड हो गया है, हम पहले ये फ्लूइड था, अभी यहाँ पे सेमी फ्लूइड है। फिर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड दैट इज इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हमको जेनोमिक डीएनए के अलावा एक स्मॉलर सर्कुलर डीएनए भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर करता है सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स।
फिर हायर क्लासेस में तुम देखोगे कि प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको सिर्फ यूकैरियोट्स में दिखती है और नो ऑर्गेनल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। सिर्फ हमको राइबोसोम्स दिखते हैं। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव समथिंग स्पेशल इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन्स, दैट इज एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म हमको मिलता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का, ये एसेंशियली इनफोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन की। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उसके फंक्शन भी देखेंगे। अब ये देखो, टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज यहाँ पे दी हुई है 10 to 20 माइक्रोमीटर। फिर बैक्टीरिया की डायग्राम में दी है 1 to 2 माइक्रोमीटर और टेक्स्ट में 3 to 5। PPLO, that is Pleuropneumonia like organisms, are about 0.1 micrometer and viruses are about 0.02 to 0.2 micrometer. अब हम पढ़ेंगे सेल एनवलप के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको यहाँ तक एनसीईआरटी पूरी क्लियरली? अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, ठीक है, और क्लियर कर लेना। अब देखो, सेल एनवलप। Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have chemically complex cell envelope. जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं और उसमें भी बैक्टीरियल सेल, तब हमको बहुत कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप मिलता है। जो सेल एनवलप रहता है वो कंसिस्ट करता है टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे बाहर आउटर मोस्ट हमको मिलती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्दो जो हर लेयर है वो परफॉर्म करती है एक डिस्टिंक्ट फंक्शन, बट एक साथ वो एक्ट करती है एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। और इसी बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द डिफरेंसेस इन देयर सेल एनवलप मैनर, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम। जो ग्राम स्ट्रेन ले लेते हैं दैट आर ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले पाते हैं दैट आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करती है इन थिकनेस एंड कंपोजिशन, हर बैक्टीरियल सेल में अलग अलग रहती है। अगर वो लूज शीट की तरह प्रेजेंट रही तो हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर सी। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर एंड इन सम और इन अदर्स इट मे बी थिक और टफ, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइन करती है शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल के बारे में बात की गई है। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की हुई है दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल, वो तो यूकैरियोट्स में भी रहती है, एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इट इज फंडामेंटली सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। फिर अब हमने मेसोसोम्स के बारे में पढ़ा था ऊपर की। प्रोकैरियोटिक का डिस्टिंक्ट फीचर है मेसोसोम, ये इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये एक्सटेंशंस प्रेजेंट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स या फिर लैमेली। अब ये किस में हेल्प करते हैं वो देख लेते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो, इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको पिंक से मार्क कर रही हूँ मैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, distribution to daughter cell, also help in respiration, secretion process and to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. फिर कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया में हमको अदर मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन मिलते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, जो कि कंटेन करते हैं पिगमेंट्स। और मैंने तुमको लेक्चर में ना इतना डिटेल में ये फ्लैजेला वगैरह के बारे में बताया नहीं था, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। 1 मिनट। देखो, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल या नॉन मोटाइल। अब जो हमने बैक्टीरिया देखे हैं तो वो मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब मूव भी कर सकते हैं, या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब वो एक ही जगह पे प्रेजेंट रहे। अगर ये मोटाइल रहेंगे तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल का एक्सटेंशन है फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल में, इसको याद रखना। अगर ये तो मोटाइल होंगे, मतलब अगर ये मूव करेंगे तो इनके पास फिलामेंटस एक्सटेंशन रहेगा सेल वॉल का, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला।
बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। जब हम बैक्टीरिया में देखते हैं तब हमको नंबर और उनका अरेंजमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप्स दिखते हैं। जनरली अगर तुम बैक्टीरियम फ्लैजेलम को देखोगे, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट दैट इज फिलामेंट, हुक एंड वेसल, बॉडी। जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है एंड एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक है, फिर फ्लैजेला की जगह हमें दो और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, पिली एंड फिम्ब्री। ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दे डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, पिली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि बने रहते हैं स्पेशल प्रोटीन के, और फिम्ब्री भी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने में टू द होस्ट टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। देखो, जब हम प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं तो जो राइबोसोम्स रहते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इनकी साइज रहती है 15 to 20 नैनोमीटर। ये बने रहते हैं टू सब यूनिट के, 50s एंड 30s, जो मिलके बनाते हैं 70s। ठीक है, राइबोसोम साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के। अगर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए टू सिंगल एमआरएनए और उन्होंने एक चेन बना ली, तब हम उसको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, और ये एमआरएनए को प्रोटीन्स में ट्रांसलेट कर देते हैं। फिर देखो इंक्लूजन बॉडीज। अब ये क्या है? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जो रिजर्व मटेरियल रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है और लाई करती है फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं हमको ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आई होप तुमको अच्छे से प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले तो लेक्चर्स में उसको अच्छे से समझ लिया और अब हमने उसकी एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से पढ़ ली। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सबसे पहले तो यूकैरियोट्स होते कौन कौन है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें ना, तो यूकैरियोट इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। यूकैरियोट्स में हमको बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दिखते हैं, इसलिए इनमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सॉरी, मैं इसको रेड से मार्क कर लेती हूँ क्योंकि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? अब देखो, जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तब हमें इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है विद द न्यूक्लियर एनवेलप। इसके साथ ही साथ हमें यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मिलते हैं। फिर इनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज रहता है इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हर यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं रहता है, जैसे तुम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख सकते हो। जो प्लांट सेल है उसमें तुमको सेल वॉल मिलेगी, प्लास्टिड मिलेंगे, वैक्यूल मिलेंगे, और एनिमल सेल में ये सब नहीं मिलता। और जो एनिमल सेल में हमको मिलता है सेंट्रियोल्स, वो प्लांट सेल्स में अब्सेंट होते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम दी हुई है। ये ऊपर वाली प्लांट सेल की डायग्राम है और नीचे वाली एनिमल सेल की डायग्राम है। ठीक है, ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। देखो, प्लांट सेल में हमको यहाँ पे लाइसोसोम की भी लेबलिंग दी हुई है, लाइसोसोम। ठीक है, ये डायग्राम को ध्यान से देख लेना क्योंकि लेबलिंग पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लेट अस लुक एट द सेल ऑर्गेनल्स टू अंडरस्टैंड their स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
देखो, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1950s. Meanwhile, chemical studies on cell membranes, especially in human RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. सबसे पहली स्टडी जो हुई थी वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे हुई थी, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है। दिस स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। हमको इस स्टडी से ये पता चला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड है लिपिड्स और प्रोटीन की। मेजर लिपिड्स जो हमको मिलते हैं दिस आर फॉस्फोलिपिड्स, जो कि अरेंज रहते हैं इन अ बायलेयर। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड्स टुवर्ड द आउटर साइड। जो पोलर हेड्स रहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट रहता है सेल मेम्ब्रेन का, वो बाहर की तरफ रहता है, और हाइड्रोफोबिक टेल्स दैट आर नॉन पोलर टेल्स, ये प्रेजेंट रहती है टू द इनर पार्ट, क्योंकि ये एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती हैं। फॉस्फोलिपिड के साथ साथ मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। फिर जब लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, तब हमको ये भी पता चला कि सेल मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स, प्रोटीन्स और उसके साथ ही साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। देखो, also possess प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड्स का वो वेरी करता है हर डिफरेंट टाइप के सेल में। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें और आरबीसी की मेम्ब्रेन की बात करें, तब हमें उसमें 52% प्रोटीन दिखता है अप्रोक्सीमेटली। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड देखने को मिलता है। फिर डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं ना, वो भी दो टाइप के रहते हैं। देखो, एक पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है, और एक ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। Peripheral proteins lie on the surface of the membrane, while integral proteins are partially or totally buried in the membrane. अब ये डायग्राम देखिए एक बार अच्छे से, क्योंकि इस पे कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू का लेबलिंग पे। ठीक है। देखो, ये जो प्रेजेंट है दिस इज शुगर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये है शुगर। फिर ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर पूरा प्रेजेंट है लिपिड बायलेयर में। ये पोलर हेड्स, ये नॉन पोलर टेल्स। ठीक है। फिर ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर पूरी। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल जो येलो येलो कलर का प्रेजेंट है। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। कौन से ईयर में दिया था? 1972 में। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972 that is widely accepted as fluid mosaic model. इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड्स का नेचर है वो कैसे है? क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का। See, the quasi-fluid nature of lipids enable the lateral movement of protein with the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as fluidity. और फ्लूइडिटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो। सी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है, इसलिए वो कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient that is from higher concentration to lower concentration. वाटर भी मूव करता है बाय डिफ्यूजन, बट जो वाटर का मूवमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस से। ये वाली लाइन, द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते हैं थ्रू नॉन पोलर लिपिड बायलेयर, तो उनको एक कैरियर प्रोटीन लगता है टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट। ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ जो आयंस रहते हैं
वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एनर्जी डिपेंडेंट रहता है, इसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो सेल वॉल। A non-living a non-living rigid structure called a cell wall forms an outer covering for plasma membrane in fungi and plants. जब हम फंगी और प्लांट्स में देखते हैं तो उनकी आउटर कवरिंग सेल वॉल फॉर्म करती है। सेल वॉल सेल को शेप ही नहीं देती है बट उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शंस। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर अगर तुम अब अलगी की सेल वॉल देखो, सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मनन एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल अगर तुम प्लांट्स की देखो सो इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अब हम जब सेल वॉल देखते हैं सबसे पहले उसमें प्राइमरी वॉल रहती है जो कि कैपेबल रहती है ऑफ ग्रोथ की। फिर जैसे सेल मैच्योर हो जाता है तो ये प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाती है और सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल। फिर है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, ये होल्ड करती है टू नेबरिंग सेल्स को एक साथ। और सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में भी ट्रावर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स टुगेदर। सो यहाँ पे हमारा यूकैरियोटिक सेल भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सी, हमें पता है हर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल का एक डिस्टिंक्ट रोल होता है बट बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक साथ फंक्शन करते हैं जिनको टुगेदर बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। अब तुम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करो तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें जो ऑर्गेनल आता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। पर क्योंकि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स ये कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते हैं, सो दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, तो तुम डायग्राम देखो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सो इसमें आता है, ये देखो, ये जो है तो ये जो है ये न्यूक्लियस, फिर ये जो तुमको सर्कल्स दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर कोर। ये ये जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बियर कर रहा है राइबोसोम, सो इट इज RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरएस तुम अगर ये वाला पार्ट देखो तो ये बियर नहीं कर रहा है कोई भी राइबोसोम, सो इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then electron microscopic studies of eukaryotic cell reveals the presence of a network या रेटिकुलम of tiny tubular structure जो कि scattered रहता है इन साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है सेल के अंदर की स्पेस को इंटू दो कंपार्टमेंट। पहला जो है वो लूमिनल इनसाइड या, और दूसरा जो है वो है एक्स्ट्रा लूमिनल दैट इज आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ जिसके साथ राइबोसोम अटैच रहते हैं टू देयर आउटर सरफेस उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व होता है इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। वो एक्सटेंसिव रहती है और कंटिन्यूस रहती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। वेरएस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेजर साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, और एनिमल सेल्स में वो स्टीरॉयडल हार्मोन की भी सिंथेसिस करता है। फिर अब देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। उसके बाद इनका नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज। ये कंसिस्ट करती है फ्लैट डिश शेप सिस्टर्नी, ये तुम देख सकते हो ये सिस्टर्नी। इनकी साइज रहती है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये वेरिड नंबर में प्रेजेंट रहती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहती है नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस।
एंड कॉन्केव ट्रांसफर मैचुरिंग फेज। ये सिस फेज और ट्रांसफेज एंटायरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है। फिर जब हम गोल्जी apparatus की बात करें तो ये प्रिंसिपली परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स जो कि डिलीवर्ड होते हैं या तो सेल के अंदर या तो फिर आउटसाइड द सेल। मटेरियल जो पैक्ड होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स होते हैं। ये फ्यूज करते हैं विद द सिस्फेस ऑफ गोल्जी और मूव करते हैं टुवर्ड्स द ट्रांसफेज या मैचुरिंग फेज। इसलिए गोल्जी apparatus रहता है इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मॉडिफाइड होते हैं सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। And Golgi apparatus is important site of formation of glycoproteins and glycolipids. So यहाँ पे हमने दो एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स देख लिए। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और दूसरा गोल्जी apparatus। अब जो थर्ड है वो है लाइसोसोम। सो लाइसोसोम्स क्या है? दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus। ये रिच है इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स that are active at acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid. फिर अगर हम वैक्यूल देखें तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस जो कि फाउंड होती है इन द साइटोप्लाज्म। ये कंटेंट करती है वाटर, सैप, auxiliary product and other material that are not useful for the cell. वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं टोनोब्लास्ट। अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो 90% ऑफ द वॉल्यूम इज वैक्यूल। देन प्लांट्स में टोनोब्लास्ट फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए वैक्यूल में जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो सिग्निफिकेंटली हाइयर रहता है। फिर तुम अमीबा में देखो तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन एंड इन मेनी सेल साइज प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल। यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक तुम स्टेन नहीं करोगे अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर शेप की बात की जाए तो इट इज सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल जिसका डायमीटर रहता है 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 और लेंथ रहती है 1 टू 4.1। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन। फिर ये वाली है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्डिंग्स रहते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और इस क्रिस्टी के अंदर होता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस दैट इज मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो कि इसके लुमेन को डिवाइड करते हैं इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ रहती है और फॉर्म करती है कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंडिंग। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने ओन स्पेसिफिक एंजाइम रहते हैं और क्रिस्टी इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल क्योंकि दे आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर इनके मैट्रिक्स की बात की जाए तो मैट्रिक्स में हमको सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स, 70s एंड प्रोटीन्स एंड कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। अब देखो प्लास्टिड। प्लास्टिड हमको मिलते हैं इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। ये अगर स्ट्रेन नहीं भी रहे तो इजीली विजिबल रहते हैं क्योंकि लार्ज रहते हैं। बियर करते हैं स्पेसिफिक पिगमेंट ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट दैट क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लेते हैं लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एक्सेट्रा जो कि प्लांट को येलो, रेड, ऑरेंज कलर देते हैं। यूकोप्लास्ट कलरलेस है, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च। एलाइयोप्लास्ट स्टोर सॉइल एंड फैट एंड एलिडोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। फिर मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमको मिलते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जैसे मेसोफिल सेल्स,
ये लेंथ शिफ्ट हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या फिर इवन रिबन लाइक। इनकी लेंथ और विड्थ दी हुई है। नंबर वेरी करता है फ्रॉम 1% ऑफ क्लैमिडोमोना जो कि ग्रीन अलगा है टू 22% ऑफ मेसोस्फेर। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। इनकी इनर लेयर इज लेस परमेबल। फिर जो स्पेस लिमिटेड रहती है बाय इनर मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। A number of organized flattened membranous sacs are called thylakoids that are present in stroma, arranged in a stacks like pile of coin called grana, singular granum. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamella connecting the thylakoids of different grana. The membrane of thylakoid encloses a space called lumen. जो स्ट्रोमा रहता है वो कंटेन करता है enzymes for synthesis of carbohydrate and protein. It also contains small double stranded circular DNA molecule and ribosome. क्लोरोफिल पिगमेंट हमको इसमें मिलते हैं थैलेकॉइड्स में, और इनमें 70 राइबोसोम्स मिलते हैं। ये देखो, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। जब हम ये एक की बात करें सो दिस इज थैलेकॉइड, अगर इसके पूरे पाइल की बात करें सो दिस इज ग्रैनम, और ये जो इंटरकनेक्शन है इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखो राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम, दिस आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। देखो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, इनको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेट ने 1953। कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s रहते हैं। राइबोसोम बने रहते हैं टू सब यूनिट के, लार्जर एंड स्मॉल। अगर हम सब यूनिट की बात करें 80s की, सो दिस आर 60s एंड 40s, और अगर 70s की बात करें तो 50s एंड 30s। Here S is Fedberg unit that stand for sedimentation coefficient. It is indirectly measure of density and size. अब देखो साइटोस्केलेटन, ये elaborate network है of filamentous proteinaceous structure, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। इसके मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। फिर हो गया सिलिया एंड फ्लैजेला, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन की, यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट में सेल वॉल की। सिलिया स्मॉल रहते हैं देन फ्लैजेला, वर्क करते हैं लाइक पोर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर रहते हैं और हेल्प इन सेल मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो प्लाजेस फ्लैजेला, स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहते हैं देन द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। फिर ये देखो डायग्राम देखो, इलेक्ट्रॉन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिया। इनके कोर को हम बोलते हैं एक्सोनिम। ये हो गई पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज सेंट्रल शेप जिसके अंदर दो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं। ये रेडियल स्पोक्स, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये है इंटर डबलेट ब्रिज, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि डबलेट्स हैं। तो 9 डबलेट्स रहते हैं प्लस दो बीच के सेंटर में, सो इनका अरेंजमेंट रहता है 9+2। पढ़ लेना, ये थ्योरी मैंने पूरी एक्सप्लेन कर लिया, एक बार कुछ पढ़ लेना। फिर देखो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहते हैं कॉल्ड सेंट्रियोल, सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो कि एमोर्फस रहता है। बोथ सेंट्रियोल लाइन अ परपेंडिकुलर मैनर, मतलब अगर एक ऐसा प्रेजेंट रहेगा, देखो मैं बताती हूँ इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है। ये एक सेंट्रियोल, तो दूसरा ऐसे, फिर इनसे स्पिंडल्स निकलते हैं जो कि स्पिंडल apparatus फॉर्म करते हैं सेल में। इनका ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टविल रहता है। इनके सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं हब, ये भी कनेक्टेड रहते हैं विथ रेडियल स्पोक्स। वो डबलेट्स से दिस आर ट्रिपलेट्स, और इनका अरेंजमेंट रहता है 9+0, क्योंकि सेंटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस, हाँ सॉरी, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये देख लो पहले। The centriole form the vessel body of cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. The nucleus was first described by Robert Brown in 1831. Later जब हमने उसके मटेरियल को स्ट्रेन किया विद बेसिक डाई,
तो क्रोमैटिन नाम दिया गया बाय फ्लेमिंग। इंटरफेस न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग एंड हाईली एक्सटेंडेड। अगर हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें हमको स्पेरिकल बॉडी मिलती है, न्यूक्लियोलस। ये देखो, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। जो कंटेंट रहता है न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यूस रहता है विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। और अगर कोई सेल एक्टिवली कैरी करता हो प्रोटीन सिंथेसिस तो वहाँ पे और ज़्यादा नंबर में ही हमको मिलते हैं। फिर जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनका स्ट्रक्चर देखा तो न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट करता है दो पैरेलल मेम्ब्रेन विद स्पेस बिटवीन देम 10 to 50 नैनोमीटर की, जिसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट। बहुत सारी जगह पे जो न्यूक्लियर एनवलप है वो इंटरप्टेड है बाय माइन्यूट पोर्स। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, टू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। बहुत सारे सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंशियम। और कई सेल्स में न्यूक्लियस नहीं भी मिलता है, जैसे आरबीसीज और सेव सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। अब ये देखो क्रोमोसोम। पहले तो क्रोमैटिन कंटेन करता है डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम इज विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग स्टेट। एसेंशियली इसके पास सेंट्रोमियर होता है, जिसके आइदर साइड पे हमको काइनेटोकोर्स जो कि डिस्टल स्ट्रक्चर है वो मिलता है। सेंट्रोमियर होल्ड करता है टू क्रोमैटिड्स। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स 4 टाइप के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में मिडल सेंट्रोमियर रहता है फॉर्मिंग इक्वल आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। एक्रोसेंट्रिक में सिचुएटेड टू क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट आर्म। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर रहता है। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at constant location. फ्रैगमेंट की तरह रखते हैं, इनको बोलते हैं सैटेलाइट। देन माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, जो कि प्रेजेंट रहती है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल और कंटेन करती है वेरियस एंजाइम। ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, सॉरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। सेल वेरी करते हैं शेप, साइज, फंक्शन। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहता है। प्लांट सेल में सेल वॉल भी रहती है। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल और फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। हर सेल ऑर्गेनल परफॉर्म करता है डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। देन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन। सेंट्रियोल फॉर्म करता है स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल बट प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन करता है ट्यूबुलर सिस्टर्नी, रफ और स्मूथ रहता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन। गोल्जी बॉडी इज मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल जो कि कंपोज रहता है फ्लैटेंड सैक का। इनका मेन फंक्शन है पैकेजिंग। देन लाइसोसोम्स आर आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिनमें एंजाइम्स रहते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन and generation of ATP, that is adenosine triphosphate. They are bound by double membrane. Outer membrane is smooth and inner one fold into crystine. Plastids are pigment that contain organelles. Found in plant cells. ग्रेनाइट साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमाइट साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ये तुम फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ोगे। न्यूक्लियस इज एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवलप और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हेल्स द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रोबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल, सॉरी रोबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, ये गलत है। कभी कभी ना हमारा माइंड अपने आप स्टेटमेंट को एज करेक्ट पढ़ लेता है, तो इस पर ध्यान देना। सिद्धार्थ एंड शॉन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, यस दिस इज करेक्ट।
Virtue explained that cells are formed from pre-existing cell. Omnicellular, unicellular इसने बताया था. All unicellular organism carry out life activity with a single cell. ये भी correct है. Then second question, new cells generate from bacterial fermentation. No. The regeneration of old cells, ये भी नहीं होगा. Pre-existing cells, yes. Abiotic material, no. Then Christie are enfoldings of mitochondria. Cisternae are dish-shaped sacs in Golgi apparatus, and thylakoids are flat membranous sacs in stroma. Fourth question बोल रहा है which of the following is correct? Cells of all living organisms have nucleus. Both animal and plant cells have well-defined cell wall. नहीं, ये गलत है, animals में नहीं रहती. In prokaryotes there are no membrane bound organelle. राइबोसोम्स रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया. Cells are formed the abiotic material से सेल कभी फॉर्म नहीं होते हैं, ये भी गलत है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. ठीक है. सो आज हमने सेल चैप्टर की अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली और सेल को समझ लिया. आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा ये चैप्टर में. इसके और भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे लास्ट 12 ईयर्स के. सो वो हम सब इसके पार्ट 2 में देखेंगे. और कल से मैं सेल साइकिल सेल डिवीज़न स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा. अगर तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तुम्हें पसंद आया हो मेरा कंटेंट, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe my channel. Also share it with your friends. Thank you so much for watching this lecture. See you in next lecture. Thank you.